हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप लोगों के सामने में एक बार फिर से रेलवे, एसएससी इन सबों के प्रश्न पत्र को लेकर के हाजिर होता हूँ। लेकिन हाजिर होने से पहले आप लोगों से कुछ बात कहना चाहूँगा। वो ये बात कहना चाहूँगा कि प्रतियोगिता परीक्षा की आप लोग जब तैयारी करते हैं, से प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी आज से 10 वर्ष पहले जो भी चीज़ें आती थी उन सबों में काफ़ी बदलाव होता चला जा रहा है। आप कभी भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में अगर आप देखें, आज वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ। वो ज़रूरी बातें ये है कि अगर आप लोग सिर्फ पहले ज़माने में क्या होता था, पहले ज़माने में जब प्रतियोगिता परीक्षा होती थी तो पूछा जाता था कि एसिटिलीन गैस का फार्मूला बताएं। अब आप एसिटिलीन गैस का फार्मूला अगर बताएंगे, C2H2 होता है। इथिलीन गैस का फार्मूला आप बताएंगे, C2H4 होता है। या फॉर्मिक एसिड का फार्मूला अगर आपको पूछा जाएगा कि फॉर्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH होता है, अगर आप ऐसा बताएंगे तो उस समय प्रतियोगी कम थे, प्रतियोगियों की संख्या कम थी। और आज प्रतियोगियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। प्रतियोगियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। और कुछ सच्चाई आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि सरकार के पास जितनी वैकेंसी होती है, आज आप लोगों को पता होगा कि अगर झारखंड राज्य के जो भी रहने वाले व्यक्ति हैं, कम से कम उन्हें कि 15 नवंबर 2000 को और उसके बाद 26 और ये 27वां और 28वां, तो 26वां उत्तराखंड था और 27वां हम लोग के पास छत्तीसगढ़ और एक झारखंड, ये 3 राज्य बना। 26, 27 और 28वां राज्य में हमारे पास छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य बना। जब से झारखंड राज्य बना है तब से अब तक जेपीएससी की वैकेंसी कितनी बार निकली है आप लोग देखते होंगे। और प्रतियोगी अगर मान लीजिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अगर पोस्ट 1 लाख हो और प्रतियोगी अगर वहाँ पर 15 लाख आए, आप सोचिए कि वो परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी और चैलेंजिंग हो जाएगा। चैलेंजिंग होने का अर्थ होता है कि अब देखिए, आप स्कूल में जो अंक लाते हैं, स्कूल के अंक और परीक्षा जो आप जॉब के लिए तैयारी करते हैं, इनके लिए अंक लाने में काफ़ी फ़र्क होता है। आप स्कूल में 1 नंबर कम आ जाने से बहुत ज़्यादा नहीं पिछड़ रहे हैं, वहाँ विद्यार्थियों की संख्या सीमित होती है। लेकिन जब आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में के लिए आप आवेदन करते हैं तो वहाँ लाखों लाख छात्र होते हैं, जहाँ अगर आपके 1 अंक तो छोड़ दीजिए, यदि 0.25 भी अंक आपके कम आ जाते हैं तो आपसे लाखों विद्यार्थी आगे निकल जाएंगे, आपसे आगे। तो उस समय प्रतियोगिता परीक्षा में लोग सोचते हैं कि परीक्षा में स्कूल में तो उससे मेरा 5 नंबर कम आ गया, क्या हो गया। वहाँ 5 नंबर का फ़र्क और प्रतियोगिता परीक्षा में 5 नंबर का फ़र्क, दोनों देखिएगा, दोनों में आपको काफ़ी अंतर महसूस होगा। क्योंकि आप प्रतियोगिता परीक्षा में जाएंगे तो अगर आपसे अगर कोई 2 नंबर ज़्यादा ला रहा है तो उसकी रैंकिंग आप देखिएगा, वो आपसे कितने ऊंचे पायदान पर होगा। और जब आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल में मान लीजिए कोई विद्यार्थी 500 अंक का प्रश्न पत्र होता है, एक विद्यार्थी 490 ले आया। एक विद्यार्थी 490 ना ला करके मान लीजिए कि वो विद्यार्थी आपको 415 ही लाता है। 80-85 नंबर का फ़र्क, 80-85 नंबर का फ़र्क में रैंकिंग की भी फ़र्क हो जाती है। जब विद्यालय में 1, 2, 3 लाने वालों के बीच आप देखेंगे कभी बहुत कम फ़र्क भी हो सकता है, 8-10 नंबर, 8-10 नंबर, 8-10 नंबर का फ़र्क हो सकता है। वो
परीक्षार्थी ने कैसा लिखा है और परीक्षक ने कैसा जांच किया है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन जब प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोग जाते हैं तो लाखों लाख विद्यार्थी और परीक्षा के प्रश्न पत्र कैसे हैं, कितने उम्मीदवार बैठ रहे हैं और विद्यार्थी जो जवाब दे रहे हैं, तो प्रश्न पत्र अगर आसान हो जाता है तो आप देखिएगा कि कट ऑफ मार्क्स जो होता है वो काफ़ी हाई अगर हो गया, ऊंचा चला गया। आपने पिछले बार 150 अंक में, मान लीजिए 90 अंक में आप पास करते हैं, उत्तीर्ण घोषित किया जाता है विद्यार्थी को। लेकिन जब 90 अंक के बदले अगर 95 अंक कर दिया जाए, 5 अंक, मात्र 5 अंक, 3 अंक भी अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो लाखों विद्यार्थी छंट जाते हैं। जबकि विद्यालय का जो पैटर्न होता है वो इससे बिल्कुल अलग होता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में मेरे कहने का ये अर्थ है कि आप चीज़ों को रटें नहीं, क्योंकि आजकल चीज़ों को रट कर जाने से कि ये बायोलॉजी में जाकर के पढ़ लेना है कि ये श्वसन प्रक्रिया में जो है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है तो हीमोग्लोबिन रक्त में मौजूद होता है, और रक्त में मौजूद होने के कारण वो क्या करता है, उसमें जो ऑक्सीजन जो होता है वो शरीर में, पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करके, और ऑक्सीजन जो मौजूद होता है वो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, पाचन क्रिया में भी मदद करता है। तो इन सब, और उसके अलावा हम लोग कुछ और चीज़, फोटोसिंथेसिस के बारे में जाकर पढ़ लिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दिन के समय में होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है सो क्या होता है, पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हम लोग अगर देखें तो पत्तियां जो है सो हरे रंग की होती है, जिसके कारण वहाँ भोजन बन पाता है। अब सवाल उठता है कि जिनके पत्ती हरे रंग के नहीं होंगे वो कैसे बनाएंगे। तो उन्हें तो मान लीजिए हमारे कोई ऐसे पौधे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग गोबर छत्ता देखते हैं, तो गोबर छत्ता या हम लोग मशरूम, ये सब चीज़ जो देखते हैं, इन सब चीज़ों में क्या होता है, ये लोग परजीवी होते हैं, यानी पैरासाइट होते हैं, दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए गोबर पर बहुत ज़्यादा कीटाणु लगा हुआ है और गोबर का छिड़काव किया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी गोबर पर जो कीटाणु होते हैं उन्हें अपना भोज्य पदार्थ बना करके उस पर जीवित रहते हैं। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि पौधों का पत्ता का रंग हरा ही होगा तभी वे भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन अधिकतर पौधों के केस में ऐसा होता है कि वो जो है तो हरे रंग का अपना ये होते हैं, पत्ता का रंग हरा होता है, और पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाने के कारण पत्ते का रंग हरा होता है। हरा रंग का जो योगदान होता है वो ये होता है कि वो प्रकाश को, यानी सूर्य के प्रकाश को जो है सो अवशोषित करता है। और जिस तरह, अब सिर्फ हम लोग इसको कैसे पढ़ें, इस चीज़ को पढ़ें कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो है सो अपना भोजन तैयार करते हैं। कब तैयार करते हैं, तो दिन के समय में तैयार करते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो उसमें हम लोग कच्चे सामग्री को भी याद रखें कि जल, खनिज लवण, ये और पौधों में मौजूद क्लोरोफिल जो हरे रंग को अवशोषित करता है। लेकिन हरा रंग जो है वो किस चीज़ को, सूर्य प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है, और तब जा कर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक जो होता है वो इस प्रकाश को सोख करके जल और खनिज लवण की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करता है और पौधों में भोजन का निर्माण होता है। तो हम लोगों को उसकी कच्ची सामग्री क्या है, किसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है। लेकिन एक स्टेज ऊपर जाइए कि क्लोरोफिल का रंग जो हरा होता है आखिर वो क्या कार्य करता है। तो जब हम लोग
यूपीएससी जैसे कंपटीशन में, बीपीएससी जैसे कंपटीशन में अप्लाई करते हैं, तो इन सब कंपटीशन में अप्लाई करने के समय में हम लोगों देखेंगे कि वहाँ पर पूछा जाता है कि हरे रंग का वहाँ पर कार्य क्या होता है। दो तरह से प्रश्न अगर डीप लेवल पर जाएंगे तो डीप लेवल पर पूछे जाएंगे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों, हमेशा क्यों और कैसे, हाउ एंड वाई पर जाइए। जब तक आप अपने जीवन में हाउ एंड वाई पर नहीं जाएंगे तब तक आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ हम परीक्षा में 10 प्रश्न पत्रों को याद करके और आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी तैयारी सीमित रह जाएगी, और परीक्षा में किस किस जगह से, कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं इनकी जानकारी रखेंगे और साथ में पाठ को पढ़ेंगे। क्योंकि प्रश्न पत्र जो मैं वीडियो पर अपलोड करता हूँ, आप देखेंगे एक बात कि मैं उसमें सबसे ज़्यादा टेक्स्ट पर ध्यान देता हूँ कि आखिर जो बच्चे प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिससे संबंधित प्रश्न पत्र मैं देने जा रहा हूँ, उसमें मान लीजिए कि कोई आदमी बोलता है कि प्रोड्यूसर गैस बन रहा है या तेल गैस बन रहा है, तो तेल गैस कैसे बन रहा है, ठीक है। अब तेल गैस का ही उदाहरण अगर आप लोग लेंगे तो तेल गैस जो होता है वो जब भी बनता है तो कोयले के भंजक आस्त्रवण से बनता है। अब कोयले के भंजक आस्त्रवण से बनता है, अब हमें ये है कि हम रट्टा तो मार लेंगे, लेकिन प्रायोगिक दुनिया में अगर आया जाए तो भंजक आस्त्रवण क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोगों को सीखना होगा। अब देखिए तेल गैस में हम लोग मीथेन, एसिटिलीन और इथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन और इथिलीन ये पाए जाते हैं तेल गैस में। और केरोसिन ऑयल जिसका भंजक आस्त्रवण करके तेल गैस प्राप्त किया जाता है। अब प्रश्न है, अब इसमें कैसे आएगा, निर्माण प्रक्रिया पर भी प्रश्न आएगा, उसके अलावा उसका संघटक जो है इस पर भी प्रश्न आएगा। संघटक पर जो प्रश्न होता है वो छोटे छोटे प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन अब अगर पूछा जाएगा कि उसमें ऑप्शन दे दिया जाए कि केरोसिन का भंजक आस्त्रवण करके या मीथेन का भंजक आस्त्रवण करके या ब्यूटेन का भंजक आस्त्रवण करके किसका भंजक आस्त्रवण करके तेल गैस प्राप्त किया जाता है, तो जब तक आप ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि तेल गैस जो होता है सो उसमें ये सब पढ़ लीजिए कि मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन ये उसके संघटक होते हैं। लेकिन हमेशा आप देखेंगे कि जब भी निर्माण कार्य होता है तो केरोसिन का भंजक आस्त्रवण करके, अब देखिए भंजक आस्त्रवण करके अगर किसी भी चीज़ को प्राप्त किया जाता है तो पहले परीक्षा में आप सिर्फ एक प्रश्न को रट लेंगे कि तेल गैस कैसे प्राप्त किया जाता है। अगर आप आसवन के बारे में जान लेंगे तो आसवन के बारे में जान लेने से पहले हम लोग को जैसे क्वथनांक के बारे में जानना जरूरी है, संघनन के बारे में जानना जरूरी है, वाष्प के बारे में जानना जरूरी है। अगर इन सब तथ्यों को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, अब जैसे हमारे पास भंजक आसवन है तो आसवन की 3 विधि प्रचलित विधि है, उसमें यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें ऐसे तो हम लोग प्रभाजी आसवन, निर्वात आसवन और भंजक आसवन 3 तरह के आसवन होते हैं। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि तेल गैस का निर्माण किससे होता है। अब वो अगर ऑप्शन में आपके पास प्रभाजी आसवन दे दे, निर्वात आसवन दे दे, और अब कहे कि ये प्रभाजी आसवन और निर्वात आसवन और भंजक आसवन जो सही उत्तर है वही ना दे, और कभी कभी भंजक आसवन उत्तर में दे दे। अब उसके नीचे में ऑप्शन दे देगा डी में केवल सी, मान लीजिए सी में भंजक आसवन रहे तो आप क्या करेंगे, भंजक आसवन पर मारेंगे। भंजक आसवन के बारे में जब तक आप स्पष्ट नहीं रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भंजक आसवन विधि से क्या होता है। भंजक आसवन विधि क्या होता है तब भंजक आसवन पढ़ा जाता है। तो प्रभाजी आसवन, निर्वात आसवन, भंजक आसवन, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एक प्रश्न जब पूछा जाता है तो आप लोग ये सीखें कि उस प्रश्न पत्र में से क्या क्या हम लोग और निकाल सकते हैं।
जब तक हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सीखेंगे दोस्तों, तब तक हम लोग परीक्षा में, हर परीक्षा में, चाहे यूपीएससी बीपीएससी के लोग कहते हैं कि असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो जुनून नहीं होता है। अपने अंदर जुनून को तलाशिए, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा को तलाशिए कि आप सैकड़ों बार हार जाएंगे, नहीं, हजारों बार भी हार जाने के बाद भी आप प्रयास नहीं छोड़ेंगे, अपना प्रयास बनाए रखेंगे। अपना प्रयास जब तक बनाए नहीं रखेंगे तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को ये झोंक दीजिए कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, और सूत्र क्या रखना है, उठो जागो और चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। गेट अप एंड गेट टू वर्क until you achieve your goal. Get up and get to work until you achieve your goal. उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो, तब तक चलते रहो जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। वॉक, रन और ट्राई, एनीथिंग यू कैन से until you achieve your goal. What is your goal? अगर जीवन में एक चीज़ होता है कि बहुत आदमी तैयारी शुरू करते हैं लेकिन स्पष्टता ही नहीं होती है, ये सबसे बड़ी बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। मेरे वीडियो में इस बात को आप लोग एकदम बिल्कुल की वर्ड की तरह याद रखिएगा कि आपके जीवन में स्पष्टता होनी चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप वैज्ञानिक बनना चाह रहे हैं और आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आ रहा है, बहुत बार आप असफल होते जा रहे हैं, ठीक है, और दिशा गलत होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक बनने के लिए आप जो प्रयोग करना चाहते हैं उस प्रयोग से पहले उसकी थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपके पास थ्योरी की जानकारी नहीं है, अब यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भंजक आसवन है, तो भंजक आसवन क्या है? वह विधि है जिसके द्वारा उच्च ताप पर गैसों को गर्म करके वाष्प में परिणत किया जाता है। तो उच्च ताप पर गैसों को गर्म करने से, भंजक आसवन में उच्च ताप पर गैसों को गर्म करने से अपघटित हो जाता है। ये तो हम लोग परिभाषा, लेकिन असल में भंजक आसवन मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने डेफिनेशन भी दे दिया है, इस डेफिनेशन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि कार्बनिक पदार्थ को हवा की अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा लाइन पर, कार्बनिक पदार्थ को हवा की अनुपस्थिति में या बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? संसाधित किया जाता है, तो उसे भंजक आस्रवण कहते हैं। तो ऐसे अगर साधारण परिभाषा देखा जाए तो भंजक आस्रवण में शर्त क्या होता है? उच्च ताप का शर्त होता है। भंजक आस्रवण में उच्च ताप पर काष्ठ आदि को गर्म किया जाता है और वो अपघटित हो जाता है। तो परीक्षा में पूछेगा कि भंजक आसवन के लिए क्या शर्तें हैं? उच्च ताप है, निम्न ताप है, या कुछ देर तक उच्च ताप, कुछ देर निम्न ताप, ऐसा। तो आप वहाँ पर श्योर रहें कि भंजक आसवन में उच्च ताप पर ही गर्म करके काष्ठ जैसे पदार्थों को अपघटित किया जाता है। दूसरा चीज़ विकल्प में अगर ये दिया रहे कि अकार्बनिक पदार्थों के लिए भंजक आस्रवण इस्तेमाल किया जाता है या कार्बनिक पदार्थों के लिए, तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो भंजक आसवन है, भंजक आसवन कार्बनिक पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है और कार्बनिक पदार्थ को हवा की अनुपस्थिति या बहुत कम ऑक्सीजन, कार्बनिक पदार्थ को हवा की अनुपस्थिति या बहुत कम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर किया जाता है तो संसाधित करने से हम देखते हैं कि वहाँ पर भंजक आस्रवण की विधि जो है सो पूर्ण होती है। लेकिन आसवन के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है कि आसवन विधि में किसी भी चीज़ को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं ये आप लोगों को जानना चाहिए कि क्वथनांक, जिस बिंदु पर कोई द्रव उबलता है उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो जब आसवन विधि के बारे में पढ़ेंगे तो आसवन विधि के चरण के बारे में हमें प्राप्त जानकारी ही हम परीक्षा में हमारी सहायता करेगी। तो आसवन विधि में क्या किया जाता है
काफ़ी उच्च ताप पर किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है, यानी और उसके क्वथनांक तक जब वो पहुंचता है तब तक गर्म किया जाता है। आसवन विधि में किसी भी पदार्थ को जब तक वो पदार्थ अपने क्वथनांक तक यानी खौलने की स्थिति तक नहीं पहुंचाए तब तक गर्म करते हैं। उसके बाद ट्यूब या पाइप के माध्यम से कम ताप पर ठंडा करके उसका जो वाष्प रूप होता है वो प्राप्त किया जाता है। और वाष्प रूप जब प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद उसका संघनन करके आसुत तैयार किया जाता है, यानी डिस्टिल्ड तैयार किया जाता है। और आसवन विधि में का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि उसमें उस मिश्रण में तरल पदार्थ में जितने भी मिश्रण हैं उसमें से हम शुद्ध सबस्ट्रेट बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो भंजक आसवन प्रक्रिया में बड़े अणु टूट जाते हैं। आसवन की प्रक्रिया कितने तरह की होती है? आसवन की प्रक्रिया 3 तरह की होती है। 3 तरह में हम लोग प्रभाजीय आसवन, निर्वात आसवन, भंजक आस्त्रवण आसवन। अब भंजक आसवन में क्या होता है, तो उच्च ताप पर गर्म किया जाता है किसी भी पदार्थ को। उच्च ताप पर गर्म करने के बाद जो है सो बड़े बड़े अणु टूट जाते हैं। और इसमें जो है सो जब बड़े बड़े अणु टूट जाते हैं उसके बाद ही आसवन की जो तकनीक होती है वो इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। भंजक आसवन में आसवन की जो आधारभूत विधि है वो जब किसी भी पदार्थ कोई भी पदार्थ उच्च ताप पर अपने क्वथनांक तक पहुंच जाता है तो उसे वाष्प में परिणत करने के लिए ठंडा करना ही पड़ता है। ठंडा करने के बाद ही वो वाष्प में बदलेगा और उसके बाद संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जो है सो उसे आसुत में डिस्टिल्ड में पदार्थ में प्राप्त किया जाता है। और जो भी हम लोग आसवन विधि देखते हैं, आसवन विधि का हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। आसवन विधि के लिए तेल को प्रश्न पूछेगा कि तेल को किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो तेल को भंजक आसवन की विधि से प्राप्त किया जाता है। एक और दूसरा है कि भंजक आसवन विधि ये भी है कि भंजक आसवन को उच्च ताप पर गर्म करके काष्ठ आदि पदार्थ को अपघटित किया जाता है। लेकिन भंजक आसवन विधि कैसे पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है, तो भंजक आसवन विधि उन पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ के जो मिश्रण होते हैं भंजक आसवन में, उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका क्वथनांक अलग अलग होता है। तो जब क्वथनांक पर्याप्त भिन्न हो तभी जाकर के भंजक आसवन का इस्तेमाल किया जाता है। भंजक आसवन का इस्तेमाल कार्बनिक पदार्थों के लिए किया जाता है और कार्बनिक पदार्थों को हवा की अनुपस्थिति में और या बहुत कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है सो संसाधित किया जाता है। लेकिन कैसे कार्बनिक पदार्थ, वैसे कार्बनिक पदार्थ तरल के रूप में प्राप्त हों जिनके क्वथनांक पर्याप्त भिन्न हों, क्वथनांक अलग अलग हो। तो अलग अलग क्वथनांक होगा तब जा कर के हम लोग इस भंजक आसवन विधि का इस्तेमाल करके हम लोग पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। तो परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो हम लोग इन सब बिंदुओं को याद रखेंगे कि भंजक आसवन में उच्च ताप पर पदार्थ को गर्म करके बड़े अणु को तोड़ा जाता है। भंजक आसवन सिर्फ कार्बनिक पदार्थों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों को हवा की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन, बहुत कम ऑक्सीजन होता है जहाँ पर आप कहें कि एक तरह से नेग्लिजिबल होता है, वैसी स्थिति में संसाधित किया जाता है ये चीज़। और भंजक आस्त्रवण कार्बनिक पदार्थों के लिए जब इस्तेमाल होता है तो कैसे कार्बनिक पदार्थों के लिए, वैसे कार्बनिक तरल पदार्थों के लिए भंजक आस्त्रवण इस्तेमाल किया जाता है जिनके क्वथनांक पर्याप्त भिन्न हों यानी अलग अलग हों। और उसके अलावा आसवन के प्रकार भी हम लोगों को याद रखना है कि आसवन प्रभाजीय आसवन होता है, निर्यात आसवन होता है और भंजक आसवन होता है। उसके अलावा ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि आसवन विधि का सबसे बड़ा फ़ायदा, तो आसवन विधि का सबसे बड़ा फ़ायदा